बात आती है विश्व के सबसे अमीर परिवारों और उद्योगपतियों की, तो हमारे दिमाग में बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफे और एलोन मस्क जैसे लोगों का ही नाम सामने आता है। मगर अब इस लिस्ट में एक भारतीय का दबदबा सर चढ़कर बोलता है और उस भारतीय का नाम है गौतम अडानी। तो आखिर कौन है गौतम अडानी और कहां से इनके पास इतना पैसा आ गया है कि जो कल को भारत के 5 सबसे अमीर उद्योगपतियों में भी नहीं आते थे, वो आज विश्व के 5वें सबसे रईस इंसान बन चुके हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून सन 1962 के दिन भारत के अहमदाबाद में हुआ था। जैसे कि आज अडानी को विश्व के कुछ सबसे अमीर लोगों में देखा जाता है, तो इस बात से आम जनता ये अंदाजा लगा लेती है कि इनका परिवार बचपन से ही समृद्ध और संपन्न हुआ करता होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं था। गौतम अडानी का जन्म भी हमारी और आपकी तरह ही एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिसे आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी बोल सकते हैं। इनके पास काबिलियत तो बहुत थी, मगर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे नहीं थे, बल्कि इनके अलावा इनके 7 और भाई बहन भी थे, जिनकी चिंता इन्हें हर पल लगी रहती थी। उनके पिता अपना घर चलाने के लिए एक मामूली सा कपड़े का व्यापार किया करते थे, मगर वो व्यापार भी इतना ही चलता था कि केवल घर की रोजी रोटी और मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई का गुजारा निकल जाए। अपने इस जीवन में उन्होंने कोई बहुत अधिक सुख सुविधाएं नहीं देखी थी, बल्कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास विद्यालय से पूरी की। स्कूल पास आउट करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में स्थित अहमदाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स की डिग्री लेने का फैसला किया। लेकिन कॉलेज में रहते रहते उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज के कारण उनका काफी समय जाया हो रहा था। इसके अलावा वो ये बात भी अच्छे से जानते थे कि उनके घर की आमदनी उनके खर्चों से काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझ में आई, जिस कारण उन्होंने अंततः सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। अब क्योंकि अडानी शुरुआत से एक ऐसे परिवार में पल रहे थे जहाँ की नींव ही व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, तो उन्हें अपने जीवन में व्यापार से संबंधित काफी कुछ सीखने को मिल गया था और बड़े ही कम संसाधनों के साथ वो निकल गए उस सफर में जहाँ से वो सफलता के शिखर पर पहुँचने वाले थे। उनकी जीवन में आगे बढ़ने की प्रतिभा ने उन्हें सीमित रहने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण सन 1979 में महज 17 से 18 साल की उम्र में व्यापार को और बारीकी से समझने के लिए अहमदाबाद छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के यहाँ पर एक डायमंड सोर्टर के रूप में 2 साल पूरी लगन से काम किया और वहीं पर उनके पूरे बिजनेस को समझ गए। डायमंड मार्केट को समझने के बाद उन्होंने अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज डाली और दूसरों को क्वालिटी वर्क सस्ते में देने लगे, जिससे धीरे धीरे उनके क्लाइंट्स बढ़ने लगे। फिर साल 1981 में इनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल हुआ ये था कि साल 1981 में जब मनसुख भाई ने अपनी फैक्ट्री की एक यूनिट अहमदाबाद में लगाई, तो उन्होंने गौतम अडानी को कंपनी चलाने के लिए कहा। इस समय तक गौतम अडानी को बिजनेस की काफी समझ आ चुकी थी। इसके अलावा वो जानते थे कि प्लास्टिक के बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। इतना तो वो जानते ही थे कि प्लास्टिक न सिर्फ सस्ती होती है, बल्कि लंबे समय तक चल भी जाती है और मजबूत भी काफी होती है, जिस वजह से उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि आगे आने वाले समय में मिडिल क्लास आदमी प्लास्टिक का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करेगा। इसलिए उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं गंवाया और बड़े भाई की पीवीसी यूनिट संभालनी शुरू कर दी। प्रतिभा के धनी और लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद होने के कारण इन्होंने उस व्यवसाय में भी काफी तरक्की की और आगे जाकर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। ये फैसला था अपनी खुद की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना करने का, जिसे उन्होंने साल 1988 में हकीकत बनाकर दिखाया और यहीं से असलियत में शुरुआत हुई अडानी ग्रुप्स नाम के ब्रांड की। अब यहाँ से एक बात आप ये समझिए कि अडानी शुरुआत से ही वर्तमान से 20 साल आगे की सोचकर इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्हें पता था कि प्लास्टिक का व्यापार आगे आने वाले समय में काफी मुनाफा देकर जाएगा, तो उन्होंने प्लास्टिक में अपना हाथ आजमाया। उन्हें पता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकलौता ऐसा व्यवसाय है जो समय के साथ साथ साल दर साल हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए उन्होंने कई सारे पोर्ट्स को अपने नाम किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक तरह से अपने सारे कंपटीटर्स को धूल चटा दी। उसी का रिजल्ट है कि धीरे ही सही पर समय आने पर उनका आयात का व्यवसाय इतना बखूबी चला कि आज सिर्फ उसी के सहारे ही अपनी संपत्ति का काफी हिस्सा अपने नाम कर सकते हैं। फिर एक बार जो 1988 से अडानी ने आयात और निर्यात का धंधा संभाला, तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। पावर सेक्टर से लेकर फूड तक, एफएमसीजी से लेकर टेलीकॉम तक, साल दर साल ऐसी शायद ही कोई फील्ड बची थी जिसमें उन्होंने अपना हाथ ना आजमाया हो। और सबसे खास बात तो ये थी कि इतने सारे सेक्टर्स में वैरायटी के साथ इन्वेस्ट करने के बावजूद इनका पोर्टफोलियो 90% से भी ऊपर का सक्सेस रेट रखता है। और धीरे ही सही मगर आज अपने सभी इन्वेस्टर और मार्केट में इन्होंने ऐसी इमेज बना ली है कि लोग इन्हें आने वाले समय में मार्केट के टाटा के रूप में भी देखने लगे हैं। आज जहां शेयर मार्केट में टाटा पावर जैसी कंपनी डाउन चल रही है, तो वहीं अडानी पावर अभी भी प्रॉफिट दे रही है। आप अडानी का कोई भी शेयर उठाकर देख लीजिए, उनमें से ज्यादातर में आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके बारे में बातें जरूर होती है। ऐसा ही कुछ अडानी के जीवन में भी हुआ था। जब साल 2014 में सालों बाद कांग्रेस सरकार का शासन खत्म हुआ था और मोदी जी ने भाजपा सरकार का होते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभाला था। 2014 में सालों बाद सरकार पलटने के बाद काफी ऐसे उद्योगपति थे जिनकी संपत्ति कई गुना गिर गई थी। लेकिन अब विधि का विधान कहें या कोई अंदरूनी साजिश, लेकिन इत्तेफाक से अडानी की संपत्ति उसी दौर में 4 से 5 गुना बढ़ गई, जिसके बाद से विपक्ष समेत हर कोई यही कहने लगा था कि मोदी सरकार का सारा पैसा अडानी को ही दे रहे हैं। मगर सच्चाई क्या है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पीछे का सच किसी को भी नहीं पता। हमेशा की तरह समय बीतने के साथ सभी लोग इस बात को भी भूल गए थे, मगर 2021 में फिर से इनका नाम विवादों में आ गया, जब इनकी संपत्ति अचानक $15 बिलियन से $72 बिलियन के मार्क को छू गई थी और आज ये आंकड़ा $100 बिलियन के भी ऊपर जा चुका है। आंकड़ों की माने तो इस हिसाब से पिछले 2 सालों में अडानी
अडानी ने हर दिन 1000 करोड़ से भी ऊपर की कमाई की है। जी हाँ, हर दिन 1000 करोड़। बीच में तो जब इनका नाम एनसीबी और ड्रग्स केस में आया था तो लोगों ने यही मान लिया था कि पिछले 2 सालों में इन्होंने पक्का चरस और गांजे का व्यापार शुरू किया होगा। इसी वजह से इनके पास इतना धन आ पाया है। लेकिन एक बात आप सब जान लीजिए, और वो ये कि इतनी बड़ी संपत्ति को बनाने के लिए ड्रग्स तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी लीगल और इलीगल व्यापार कम पड़ जाएगा। तो अब सवाल ये रहता है कि आखिर इनकी संपत्ति में अचानक से इतना बड़ा उछाल आया कैसे? क्या इसके पीछे कोई घोटाला था या फिर किसी सरकार की साजिश? अब इतना तो आप समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा संपत्ति को एक साथ कमाने के लिए आपको अपना पैसा अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करके वहाँ से प्रॉफिट कमाना होगा। और ठीक कुछ ऐसा ही गौतम अडानी के साथ भी हुआ था। हम इस पूरी मैथ को समझाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर करना चाहते हैं कि अडानी 1990 के दशक से एक्टिव इन्वेस्टर के तौर पर भारत में मौजूद है और उन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी की थी जिनको लेकर उन्हें पता था कि अभी उन्हें भले ही ये इन्वेस्टमेंट घाटा दे, लेकिन आज से 20 से 30 साल बाद ये उन्हें 100 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा कमा कर देगी। तो उनकी नेटवर्थ बढ़ने का सबसे पहला कारण था अडानी के स्टॉक्स का बढ़ना। अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पीरियड में इतनी बड़ी है कि इनकी कंपनी के रिकॉर्ड्स उठाकर आप साफ साफ उस बढ़ोतरी को देख सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, और वो ये कि भारत के ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए निवेशक गैम्बलिंग मेंटेलिटी के होते हैं। वो ये नहीं देखते कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उनका प्रोडक्शन कैसा है या उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। वो बस ये देखते हैं कि ये स्टॉक आजकल बहुत उठ रहा है, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और इस वजह से लोगों ने शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के और शेयर खरीदने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनके प्राइस और भी कई गुना बढ़ गए और ये साइकिल यूं ही चलती रही। इनका दूसरा और सबसे जरूरी फैक्टर था इनकी सही इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा अपने पैसों को ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि आखिर उस बिजनेस का आगे जाकर क्या स्टेटस हो और क्या वो इन्हें प्रॉफिट कमा कर दे भी पाएगा या नहीं। ऐसी चीजों को एनालाइज करने के बाद और फ्यूचर की सोचने के बाद ही ये ज्यादातर बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। जैसे उन्होंने पिछले ही साल सोलर एनर्जी पर अपना काफी सारा पैसा निवेश किया है, ये जानते हुए कि भविष्य में सोलर एनर्जी ही ज्यादातर क्षेत्रों में काम आने वाली है। अब ज्यादा दूर क्यों जाए, बल्कि अभी इसी महीने इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी हिस्सा लिया है, जिसमें इन्होंने स्पेक्ट्रम का कुछ अमाउंट जीता भी और आगे आने वाले समय में 5G मार्केट में भी अपनी एंट्री पक्की कर ली है। इसी तरह से इनके कई सारे बिजनेस पहले भी दूरदर्शिता के चलते फ्यूचर को सोचकर चालू किए गए थे, जो आज जाकर दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और इनकी संपत्ति को बढ़ावा देते ही जा रहे हैं। तीसरा था सस्टेनेबल इनकम सोर्स। मुंबई एयरपोर्ट में इनका 74% शेयर है और ऑफिशियली आंकड़ों के अनुसार 5 से भी ज्यादा एयरपोर्ट में इनकी भारी मात्रा में हिस्सेदारी मौजूद है, जिसका मतलब कि वहाँ से एक बंधी इनकम इनको हर वक्त मिलती रहती है। दूसरा रिलायबल सोर्स इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारत पूरे विश्व में अपने सामानों की बिक्री और भी तीव्रता से बढ़ाता जा रहा है, जिसका डायरेक्टली यही मतलब होता है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इनडायरेक्टली अडानी को पैसे मिलते रहेंगे। ऐसे और भी न जाने कितने ही रिलायबल सोर्सेज हैं गौतम अडानी के पास की जिनके होते हुए डिपेंड नहीं करता है कि उनकी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रही है या नहीं। उनके रिलायबल इनकम सोर्सेज से ही उनकी नेटवर्थ इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा खासा पैसा कमा लेने के बाद आज अपनी बीवी के साथ काफी चैरिटेबल डोनेशन भी करते हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी में अच्छे खासे योगदान भी करते हैं। आज अडानी वो चेहरा बन चुके हैं जिनके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं और हमारी मानिए तो जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ है उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं है जब अडानी जेफ बेजोस को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आपने अडानी के किसी शेयर में निवेश किया है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर